गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल डीडी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं लेकर उपस्थित हूँ अवलोकन के लाभ। देखिए, अवलोकन का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ना यानी ऑब्जर्व करना, देखना, प्रत्यक्ष रूप से उसे महसूस करना। मैंने कल आपको पिछली क्लास में अवलोकन का अर्थ, अवलोकन की परिभाषाएं, अवलोकन के विशेषताएं, अवलोकन का वर्गीकरण के सब वर्गीकरण, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था कि अवलोकन का डॉक्टर गोविंद तिवारी ने 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया था, अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। उन तीनों के पार्ट्स हम पढ़ चुके थे। अनियंत्रित के थे सहभागी, असहभागी और तीसरा था अर्ध सहभागी। फिर हमने पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ा था हमने नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में हमने नियंत्रित अवलोकन पढ़ लिया था, जो कि घटना पर आधारित था। घटना पर आधारित होता है, घटना पर नियंत्रण, अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रित अवलोकन के अंदर हमने पढ़ लिया था कि ऐसा अवलोकन जिसमें कि अनुसंधानकर्ता, छात्र, परिस्थितियां, घटना सब एक नियंत्रित वातावरण में कार्य करते हैं। जबकि अनियंत्रित में हमने पढ़ा था कि अनियंत्रित अवलोकन वह अवलोकन उस अवलोकन की श्रेणी में आता है जिसमें अवलोकनकर्ता, अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या के समाधान के लिए, समाधान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। ये था। सामूहिक अवलोकन में कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं होता है, उसमें अवलोकन किया जाता है एक समूह का, जो कि समूह में किया जाता है। ये सारे अवलोकन के पार्ट थे। फिर हमने पढ़े थे अच्छे अवलोकन के तत्व। कल हमने इसकी सीमाएं वगैरह भी पढ़ ली थी, इसकी विशेषताएं। अवलोकन के आवश्यक तत्व कि अवलोकन के लिए क्या आवश्यक है, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। अवलोकन के द्वारा किए जाने अवलोकन से पहले, अवलोकन जब करते हैं तो उससे पहले पूरे व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए, यानी जो भी समस्या हमारे सामने है उसके विषय में हमें पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उससे संबंधित आंकड़े हमें पहले से प्राइमरी डाटा जिसे हम बोलते हैं, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर लेना चाहिए। परिस्थितियाँ या उपकरणों का जैसे हमें पता है कि नियंत्रित अवलोकन में सभी चीज़ें पहले से कंट्रोल्ड होती हैं, एक नियंत्रित वातावरण में ही कार्य किया जाता है। तो ये भी पता होगा कि कल क्या किया जाना है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इनमें किन किन उपकरणों का सहयोग किया जाएगा, क्या क्या सामग्री काम में आएंगी। तो इन सभी का चयन हमें पहले से कर लेना चाहिए। अवलोकन के लिए आवश्यक तत्व हैं ये है कि पहले हमें अगर लिखना है, किसी की दूरी मापनी है, किसी की रेंज नापनी है, तो हमें अपने पास डाटा रखना चाहिए। लिखने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए पॉइंट बना लेने चाहिए कि इस बिंदु में यह पूरी तरह से, इस बिंदु के अनुसार यह बालक पूरी तरह से सफल होता है या नहीं होता है, कितने % होता है, ये सारे प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आ जाते हैं। आज हम पढ़ते हैं अवलोकन के लाभ। अब देखिए, सबसे पहला आता है हमारी अवलोकन की विश्वसनीयता और वैधता। कल भी मैंने आपको इसके विषय में बताया था कि अवलोकन वैध होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। इसकी महती आवश्यकता है क्योंकि हम किसी के विषय में वैधता और विश्वसनीयता, सबसे बड़ी बात है कि अवलोकन जब किया जाता है तो उससे बालक के या व्यक्ति के चरित्र का, उससे बालक की सोच का, उसके सामाजिक वातावरण का, उसके पारिवारिक वातावरण का पता लगाया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसका निदान, प्रॉब्लम को डायग्नोसिस किया जाता है, उसका निदान किया जाता है और बाद में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, प्राप्त परिणाम के आधार पर उसका उपचार कर दिया जाता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल हो पाता है जब अवलोकन क्या हो, पूरी तरह से विश्वसनीय हो और वैध हो। अगर ऑब्जर्वेशन किसी के द्वारा आपका सही निरीक्षण नहीं किया गया है, किसी अनुसंधानकर्ता
का कोई व्यक्तिगत दृष्टिकोण उस पर हावी हो गया है तो उस अवलोकन के द्वारा तैयार रिपोर्ट में ना तो वैधता रहेगी और न ही विश्वसनीयता रहेगी। मैंने आपको बहुत पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे किसी ने कहा कि वह अधिकारी, वह व्यक्ति रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार ग्रस्त है। अगर हमने उनकी बातों को बिना देखे परखे, बिना निरीक्षण किए विश्वास कर लिया और इन फ्यूचर कोई केस ऐसा आता है जिसमें वह पूरी तरह से ईमानदार पाया जाता है, जबकि हमने उसके विषय में रिपोर्ट तैयार कर ली है कि वह व्यक्ति भ्रष्ट है, रिश्वत लेता हुआ पाया, वह हर व्यक्ति से रिश्वत लेता है, तो यह उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। यह उस व्यक्ति की मानसिकता को बहुत अधिक प्रभावित करेगा, उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा, उससे जुड़े हुए लोगों को भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ इससे अनुसंधानकर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण में भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वास्तव में जिसको इतना एक्सपर्ट माना गया, अनुसंधानकर्ता अपने आप में एक एक्सपर्ट की श्रेणी में आता है, तो वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली बात हमारी आती है कि अवलोकन विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। देखिए, मैंने ये बताया कि अवलोकन पूरी तरह से आत्मनिष्ठ विधि होती है। कैसी होती है? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में यह आ जाता है कि अपना मूल्यांकन करना, अपने बारे में मूल्यांकन करना। अब जब मैं एक विधि हमने इसमें बताई थी कि अवलोकन में व्यक्ति से खुद से अपने बारे में विवरण देने के लिए कहा जाता है, जो मैंने बताया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। तो इसमें यह है कि खुद के बारे में विवरण देने के लिए कहा जाता है। जब उसको खुद के बारे में विवरण देने के लिए कहा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे हो, क्या क्या व्यवहार आपको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कब आपको क्रोध आता है, कौन सी परिस्थितियां आपको प्रभावित करती हैं, कौन सी नहीं कर पाती हैं, किस परिस्थिति में आप ज़्यादा लर्न करते हो, अधिगम करते हो, किस में नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें जब उससे कहा जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति अपनी सारी खूबियों को, सारी कमजोरियों को आपके सामने रख दे। जब ऐसी, क्योंकि हर व्यक्ति की, मैंने कहा था आपसे कि हर व्यक्ति के दो जीवन होते हैं। दो जीवन का मतलब है दोहरी मानसिकता लिए हुए हर व्यक्ति होता है। आज मैं परिवार में जिस मानसिकता को लिए बैठी हूँ, जरूरी नहीं कि मैं समाज में भी उसी मानसिकता को फॉलो करूँ, उसमें मेरा व्यवहार चेंज हो जाता है। सामने वाले की परिस्थिति, सामने वाले व्यक्ति और उसकी परिस्थिति या अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने विचारधारा को तुरंत परिवर्तित कर लेता है अस्थायी रूप से। इसमें स्थायीपन नहीं है, अस्थायी रूप से परिवर्तित कर लेता है। तो मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने किसी से अपने बारे में बोलने के लिए कहा है और उसने अपनी सारी कमजोरियों को निकालकर मेरे सामने रख दिया है। तो ऐसी कंडीशन में अवलोकन की विश्वसनीयता और वैधता क्या हो जाती है? पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कैसी हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगर वह, देखिए, अगर वह अपने बारे में कुछ कहता है तो उस पर आंख बंद करके विश्वास कर ले, यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। अवलोकन का दायरा ये कहता है कि अवलोकन ऐसा होना चाहिए, कैसा? संतोषजनक होना चाहिए। अवलोकन होना चाहिए संतोषजनक, जिससे कि जिसने रिपोर्ट तैयार की है वह भी सेटिस्फाई हो और जिसके बारे में रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस व्यक्ति का अवलोकन किया गया है, वह भी अपनी तरफ से पूरी तरह सेटिस्फाई हो। तो ये जो इसकी रिपोर्ट है, जो इसका परिणाम है, वह संतोषजनक होना चाहिए। देखिए, आगे देखते हैं। किसी भी अवलोकनकर्ता की व्यक्तिगत प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति अवलोकन से विश्वसनीयता को कम कर देती है। एक तो ये है कि यह आत्मनिष्ठ होती है, तो हर व्यक्ति अपने बारे में पूरी तरह से नहीं बता पाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बिंदु मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवलोकनकर्ता का पर्सनल व्यू, अवलोकन कर्ता की व्यक्तिगत विचारधारा या दृष्टिकोण,
अवलोकनकर्ता का व्यक्तिगत विचारधारा या दृष्टिकोण अवलोकन की रिपोर्ट को, अनुसंधान को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति अपनी मानसिकता लिए हुए होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग सोच होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, हर घटना और परिस्थिति के विषय में हर व्यक्ति की एक अलग विचारधारा होती है। तो इस प्रकार से समाज में उपस्थित, कक्षा में उपस्थित, विद्यालय में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग सोच होती है। किसी को खेलना पसंद है, किसी को कार्य करना ज़्यादा पसंद है, कोई अनुसंधान करता है। जैसे हम टीचर्स को मान लें, कोई टीचर ये सोचता है कि बच्चा ऑल टाइम पढ़ना चाहिए, तब वह जाके इंटेलिजेंट होता है, तब उसका उच्च बुद्धि लब्धि को वह प्राप्त करता है। जबकि कोई टीचर ये चाहता है कि बच्चा केवल पढ़ाई में बिजी नहीं रहना चाहिए, उसे पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए, वह स्वभाव से थोड़ा चंचल होना चाहिए, धीर गंभीर बालक नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। वह खेले कूदे, अपने माइंड को फ्रेश रख के फिर पढ़ाई करे तो वह ज़्यादा लर्न कर पाएगा, ज़्यादा अधिगम कर पाएगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी से उतना ही वह संबंध बना पाएगा। तो ये दो विचारधारा मिल गई। अब जब अनुसंधान करता है, जब किसी की व्यक्ति का अवलोकन करता है, किसी छात्र के विषय में रिपोर्ट तैयार करता है, तो देखिए उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण वहाँ पर उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। किसी ने जब वह रिपोर्ट तैयार करता है तो जो व्यवहार उसे अच्छा लगता है, जो उसे संतोष प्रदान करता है, जो घटना और परिस्थिति के अनुसार उसके अनुसार उचित है, वह ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, उसे ही वह अच्छा व्यवहार मानता है और बाकी को वह नकारात्मक दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार एक अवलोकनकर्ता का दृष्टिकोण भी इसको प्रभावित करता है, व्यक्तिगत सोच भी इस अवलोकन को प्रभावित करती है। जब अवलोकनकर्ता एक ही व्यक्ति होता है तो अधिकांशतः एक ही होते हैं। जब अवलोकनकर्ता समूह में कार्य नहीं करता, एक ही व्यक्ति होता है, तो उसकी सोच उस पर ज़्यादा हावी रहती है। वह जिस व्यवहार की अपेक्षा करता है वह नहीं हो पाया। मैं क्लास में जाती हूँ, तो मुझे ऐसा चाहिए कि हाँ भाई मेरी क्लास कीप साइलेंट होनी चाहिए। पूरी तरह से छात्र क्लास में बैठे हुए व्यवस्थित होने चाहिए, व्यवस्थित रूप से बैठे हुए होने चाहिए, अपने अनुशासन में होने चाहिए। सभी बच्चे मेरी बातों पर ध्यान देने चाहिए। ये सारी मेरी एक टीचर के रूप में मेरी रिक्वायरमेंट रहती है। अब अगर उस कक्षा में कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वह शैतानी कर देता है, तो मैं उसके विषय में विचारधारा बना लूँगी कि इसका पढ़ने में ध्यान नहीं है, यह क्लास में अपने आप को पूरी तरह से अनुशासित नहीं रख पाता है, यह उद्दंडी बालक है। अब दूसरा टीचर मेरी जगह उस क्लास में आता है जो कि ये कहता है कि बच्चा अनुशासन, जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से कीप साइलेंट ही रहे, बच्चे को शैतानी वह कर सकता है, बोल सकता है, थोड़ी थोड़ी बातें भी वह कर सकता है। क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए, उसके दृष्टिकोण से ऐसा नहीं रहना चाहिए बंदिशों वाला। तो अगर कोई वही बच्चा उनकी क्लास में शैतानी करता है तो वह गुड छात्र स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाता है। तो इस तरह से अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट परिवर्तित हो जाए, अनुसंधानकर्ता की पर्सनल व्यू का उसकी रिपोर्ट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक ही छात्र को एक टीचर उद्दंडी घोषित करता है, दूसरा टीचर उसी छात्र को अच्छा घोषित कर देता है, इंटेलिजेंट घोषित कर देता है। तो व्यक्तिगत विचारधारा इस प्रकार से, और समूह में जब अवलोकन किया जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक टीचर्स के द्वारा जब अवलोकन किया जाता है, तो उन सब के द्वारा तैयार रिपोर्ट को एक ही जगह मिलाया जाता है कि वह बालक उद्दंडी तो है, एक ने कहा उद्दंडी है लेकिन इंटेलिजेंट है, दूसरे ने कहा उद्दंडी भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो इसका मतलब ये है कि उन सब की रिपोर्ट को एक जगह तैयार कर दिया जाता है और कंक्लूजन निकाला जाता है कि वास्तव में वह बालक कैसा है, वह किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। तो सामूहिक अवलोकन में ऐसे व्यक्तिगत विचारधारा के
हावी होने की प्रॉब्लम नहीं आती है और परिणाम अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। तो अवलोकन की विश्वसनीय और वैधता के संबंध को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अवलोकन की प्रक्रिया में पक्षपात को, या पक्षपात कब आता है, पक्षपात को कम किया जाए। किसको कम किया जाए? पक्षपात को कम किया जाए। कैसे किया जाए? जब व्यक्तिगत दृष्टिकोण हावी होगा तो पक्षपात हो जाएगा, किसी बालक के साथ पक्षपात हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब कहा जाता है कि अनियंत्रित अवलोकन में जो भाग है सहभागी अवलोकन, उसमें अनुसंधानकर्ता छात्र या समस्या के साथ खुद अंतरंग रूप से जुड़ जाता है। जब वह अंतरंग रूप से जुड़ जाता है तो उसके ऊपर उसके संवेग हावी हो जाते हैं, यानी वह भावात्मक रूप से उससे अटैच हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जब भावात्मक रूप से एक दूसरे से अटैच हो जाता है तो वह दूसरे का नुकसान नहीं होने, वह खुद ही उसे सुधारने का प्रयत्न करता है, ना कि उसके विषय में गलत रिपोर्ट पेश करता है। तो इस परिस्थिति में भी पक्षपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। काजदीन के अनुसार यदि अवलोकनकर्ता को अध्ययन के उद्देश्य की जानकारी न हो तो पक्षपात की संभावना अब कैसे कम किया जा सकता है? उन्होंने कहा, काजदीन ने एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं काजदी ने कहा कि यदि अवलोकनकर्ता को अवलोकन के उद्देश्य की जानकारी नहीं हो तो उसमें पक्षपात नहीं हो पाता। यानी कि उद्देश्य यह है, हमें पता है कि इस उद्देश्य क्या है, किसी समस्या का समाधान निकालना, कि यह बालक उद्दंडी है। अगर यह अवलोकन के माध्यम से या ये तैयार की गई रिपोर्ट के माध्यम से उद्दंडी साबित होता है तो इसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा, इसे आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर ये उद्देश्य है तो अगर इस उद्देश्य का अवलोकनकर्ता को पता है और अवलोकनकर्ता उससे जुड़ा हुआ है, उसका दृष्टिकोण उस पर हावी हो जाएगा। वह किसी छात्र का बुरा नहीं चाहेगा, वह सोचेगा कि हो सकता है यह छात्र बाद में सुधर जाए और मेरी बनाई हुई रिपोर्ट से हो सकता है इसका फ्यूचर खराब हो जाए। अगर यह उद्देश्य से बताया ही नहीं गया, अवलोकनकर्ता को बस यही बताया गया कि इस छात्र के विषय में रिपोर्ट चाहिए कि वास्तव में ये कैसा छात्र है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, उसके विषय में उसके मेन एम को उसको अनुसंधानकर्ता को नहीं बताया जाए तो उसके संबंध में पक्षपात की संभावनाएं क्या रहती हैं? पक्षपात की संभावना कम रहती है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, कम हो जाती है। दूसरा है इसमें, इसे अंधविश्वास कहा जाता है। यदि इसके साथ अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति को भी अपने अवलोकित होने का और इसके साथ साथ देखिए कोई भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसे नियंत्रित ऑब्जर्वेशन है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है, उसमें हमने बताया कि व्यक्ति, घटना और परिस्थितियाँ पूरी तरह से कंट्रोल्ड होती हैं। कंट्रोल तब होंगी जब पहले से उनको योजना बताई जाएगी कि ये काम इस समय में इतने व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार से किया जाना है। जब छात्रों को हम इस प्रकार से बता देंगे तो वह अपना बनावटी भर अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। जब छात्रों को इस बात का पता ही नहीं हो कि उनका अवलोकन किया जा रहा है तो इस पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। उनके नेचुरल व्यवहार का आसानी से अवलोकन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं, अवलोकन होने की संभावनाएं, सही अवलोकन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसे दोहरा अंध कहते हैं। यदि एक से अधिक अवलोकनकर्ता अवलोकन कर रहे हैं तो दोनों के मध्य कम से कम अत्यंत उच्च सहमति होने पर ही अवलोकन को विश्वसनीय माना जाएगा। मैंने ये बताया था आपको कि जब सामूहिक अवलोकन किया जाता है, जब एक से अधिक अवलोकनकर्ता अवलोकन करते हैं तो उनके मध्य जो उच्च सहमति जिस बात पर हो, सबसे ज़्यादा मत जिसके कि हाँ वह, जैसे कोई बालक उद्दंडी है कि हाँ वह उद्दंडी तो है लेकिन इंटेलिजेंट है, दूसरा कहता है कि नहीं इंटेलिजेंट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता लेकिन उद्दंडी है, और तीसरे भी कहता है कि ये उद्दंडी है, तो उस उच्च मत वाले बात को वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा, वह सही अवलोकन की श्रेणी में आ जाता है। ये थे हमारे इसके विश्वसनीय और वैध होने के। विश्वसनीय और वैधता तब भी आ जाती है कि अवलोकनकर्ता जब अपने द्वारा जो परिणाम प्राप्त करे उसे तुरंत लिख ले, तुरंत लिखित रूप दे दे, किसको? अपने आंकड़ों को।
ऐसा नहीं कि हाँ आज नहीं कल देखते हैं, शायद इसका मूड खराब हो, शायद वह अपने व्यवहार में सुधार कर ले। जैसा उसने जब देखा है, जिस समय में देखा है, उसकी तुरंत रिपोर्ट तैयार कर ले तो अवलोकन के विश्वसनीय होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा वैधता और विश्वसनीयता। अवलोकन की वैधता और विश्वसनीयता तब होती है, तब कम हो जाती है जब उस पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण हावी हो जाता है, या जिनका अवलोकन किया जा रहा है उन छात्र को अपने अवलोकन के विषय में ज्ञान हो जाता है कि हाँ उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। इन संभावनाओं को तब कम किया जा सकता है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसका हावी नहीं हो व्यक्ति का, और दूसरा है कि उनको छात्रों को इसके विषय में बताया ही नहीं जाए कि उनका अवलोकन किया जा रहा है। तीसरा है जो भी रिपोर्ट तैयार करे, जो अनुसंधान करता जो भी कार्य करे, उसे तुरंत ही लिखित रूप दे दे। अब देखते हैं हम अवलोकन के लाभ। सबसे पहले प्रत्यक्ष अवलोकन से होने वाले लाभ। प्रत्यक्ष अवलोकन से होने वाले लाभ। प्रत्यक्ष के लाभ। पहला है इसमें बालक के यथार्थ व्यवहार का आलेख होता है, अतः यह अधिक विश्वसनीय और वैध वस्तुनिष्ठ होता है। बालक के यथार्थ व्यवहार का अवलोकन होता है। प्रत्यक्ष अवलोकन का मतलब है बालक के यथार्थ व्यवहार का अवलोकन होता है, जो कि अधिक विश्वसनीय और वैध होता है। बालकों का अवलोकन स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। स्वाभाविक परिस्थितियों, प्रत्यक्ष अवलोकन में स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। स्वाभाविक यानी इसमें बनावटीपन नहीं रहता है। जो बालक प्रत्यक्ष रूप से जो व्यवहार प्रस्तुत करता है उसका ही अवलोकन किया जाता है। यथार्थ व्यवहार का, जो उसका नेचुरल एक्टिविटी है, उसका अवलोकन किया जाता है। स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है, नेचुरल कंडीशंस में ही उसका अवलोकन किया जाता है। यह केवल परीक्षण परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं रहता, यह कभी कभी परीक्षण परिस्थितियों का आवश्यक अंग भी बन जाता है। उन सभी प्रत्यक्ष अवलोकन में देखिए उन सभी परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है जहाँ वह खेलता है, किसी के साथ कैसा व्यवहार करता है, समाज में, वातावरण में, परिवार में, ये सभी परिस्थितियों का यहाँ पर प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। तो इसमें वस्तुनिष्ठता आ जाती है। अगला है छोटे बच्चों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण एक उपयोगी विधि है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों का अवलोकन करने के लिए छोटे बच्चों का अवलोकन करने के लिए निरीक्षण एक उपयोगी विधि है। जाहिर सी बात है, हम कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है, वह बिना सोचे समझे कार्य करता है, इसलिए तो बच्चा कहलाता है। वह बिना सोचे समझे करेगा, इट मीन्स वह नेचर को प्रकट करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं होगा, वह बिना सोचे ही अपनी एक्टिविटी कर देगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को कि वह हर किसी पर तो हाथ उठाते हैं, हर किसी से वह लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और नहीं मानने पर जिद करने लग जाते हैं। तो ये उनकी नेचुरल प्रोसेस। बच्चा जितना छोटा होगा उसका अवलोकन उतनी स्पष्ट, विश्वसनीय और वैध होगा।
क्यों? क्योंकि वह परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को बदलता नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता जाता है, वह अपने आप को वातावरण में डालने का प्रयत्न करता जाता है। वह मुंह देखी करने लग जाता है। जैसे कि आपने घर में वह शैतानी करता है, आपने उसे शिक्षा दी है कि घर से बाहर निकलने पर शैतानी नहीं करनी है, नहीं तो मार पड़ेगी। अब उस मार के डर से वह अपने व्यवहार को तुरंत परिवर्तित कर लेता है, तो उसमें बनावटीपन आ जाता है। लेकिन जब वह छोटा होता है तो उसे आप कितना ही मना करो, वह अपने व्यवहार को वैसा ही रखता है जैसा उसका घर में है, वैसा ही उसका समाज में है, वैसा ही रिश्तेदारों के यहाँ है, वैसा ही वह विद्यालय में प्रदर्शित करता है। तो जितना छोटा बच्चा होता है उसके अवलोकन उतने ही अच्छी प्रकार से हो पाता है। बच्चों में आत्मज्ञान का विकास अधिक होने के साथ बैठकर बिना किसी यंत्र का प्रयोग किए अवलोकन किया जा सकता है। निरीक्षण विधि का प्रयोग सभी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। इस विधि के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, यानी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता अवलोकन के लिए नहीं है। निरीक्षण एक ऐसी विधि है जो हर किसी के द्वारा की जा सकती है, इसे स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य शिक्षक भी अपने छात्रों का समय समय पर अवलोकन कर सकता है, उसके विषय में रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इस विधि के द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का अवलोकन भी किया जा सकता है। ऐसा ही नहीं है कि एक बार में एक अनुसंधानकर्ता द्वारा एक ही बालक का अवलोकन किया जाए, एक ही अनुसंधानकर्ता द्वारा एक ही शिक्षक के द्वारा एक पूरे छात्र समूह पर एक साथ निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। वह एक साथ सभी को ऑब्जर्व कर सकता है, समूह के सामूहिक रूप से उनका अवलोकन कर सकता है। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे विज्ञान किसी प्रकार का हो, बिना अवलोकन पद्धति के उस विज्ञान का जन्म ही नहीं हो सकता। अवलोकन हेतु अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, यह सरल सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि होती है। विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, विज्ञान और अवलोकन एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान का जो प्रारंभ है वह अवलोकन से ही होता है। बिना अवलोकन के विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। हर प्रयोग है, हम किसी भी बात को वैज्ञानिकों ने माना है तो परीक्षण करके ही माना है, निरीक्षण करके ही स्वीकार किया है, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही स्वीकार किया है। अनुमान से उन्होंने किसी चीज़ की कल्पना नहीं की, पहले परीक्षण किया जाता है फिर उसे स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार विज्ञान का जो प्रारंभ है, विज्ञान का आदि और अंत है, किस पर आधारित है? निरीक्षण पर ही आधारित है, अवलोकन पर ही आधारित है। अवलोकन और विज्ञान का पूर्ण रूपेण घनिष्ठ संबंध है, यह एक दूसरे के पूरक हैं, यह एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह सरल और स्वाभाविक विधि है, ज़्यादा इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अवलोकन कर सकता है। हम जनरल सी बात है, हम किसी के विषय में बोल देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये ऐसा व्यवहार करता है, ये तब ऐसा व्यवहार करता है, ये छात्र को इस प्रकार से इस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, इस प्रकार। तो आप देखिए, अवलोकन से प्रत्यक्ष अवलोकन के लाभ ही यही हैं कि इसमें यथार्थ व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। गुडे और हार्ट कहते हैं कि विज्ञान का प्रारंभ ही अवलोकन से होता है और अंत में भी उसे परीक्षण करके अवलोकन से गुजरना पड़ता है। प्रारंभ भी अवलोकन से होता है और अंत भी किससे होता है? अवलोकन के द्वारा ही होता है। तो ये थी अवलोकन के, प्रत्यक्ष अवलोकन के लाभ। अब हम देख लेते हैं दो चार बिंदुओं के रूप में इसकी सीमाएं। किसकी? अवलोकन की सीमाएं, प्रत्यक्ष अवलोकन की सीमाएं। देखिए अवलोकन की सीमाएं क्या कहती हैं। प्रत्येक कक्षा में कुछ छात्र अपने व्यक्तित्व आचरण द्वारा अध्यापकों को अधिक प्रभावित करते हैं। अवलोकन की सीमाएं प्रत्येक कक्षा समूह में। देखिए सीमाएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। आपने देखा होगा, मैंने एक आपको बताया कि एक तो अवलोकनकर्ता का दृष्टिकोण इस पर, इसकी रिपोर्ट पर को प्रभावित करता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही प्रभाव आपके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर आता है। दूसरी ये बात है कि आप कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए बालक होते हैं। कुछ बालकों का उद्देश्य ये रहता है कि मैं टीचर की नज़र में आना चाहिए हूँ,
मैं टीचर को प्रभावित करना चाहता हूँ। यानी कि वह बालक टीचर को अपने आचरणों से, अपनी योग्यता से, अपने टैलेंट से इम्प्रेस करना चाहता है। अब आपने टीचर को इम्प्रेस कर दिया तो इट मीन्स टीचर आपके विषय में गलत धारणा नहीं बनाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके विषय में कुछ बोलता है तो वह टीचर आपका फेवर करेगा। यहाँ पर अवलोकन में पक्षपात हो जाता है, यहाँ अवलोकन काम नहीं करता। आपको जैसा दिखाया जा रहा है प्रत्यक्ष में वैसा आप यकीन कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो और आप वैसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। तो यह इसकी सबसे बड़ी कमी है कि जैसा प्रत्यक्ष अवलोकन की जैसा दिखाया जाता है तो इसमें बनावटीपन आ जाता है। मनोविज्ञान में इसको व्याप्त प्रभाव के नाम से भी पुकारा जाता है। व्याप्त प्रभाव विभिन्न अवलोकनों द्वारा किया गया विवरण समान नहीं होता है। विभिन्न अवलोकनों द्वारा किया गया विवरण समान नहीं होता है। विवरण समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वही दृष्टिकोण का प्रभाव आ जाता है। अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें असमानता आना स्वाभाविक है, उसमें समानता नहीं होती। व्यवहार के विभिन्न पक्षों पर यह अंतर इसलिए भी आता है कि एक ही व्यक्ति के एक ही व्यवहार पर ध्यान दे पाता है, वह दूसरे व्यवहार को नकार देता है। अगर वह समान रूप से सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखे तो शायद अवलोकन में सुधार हो सकता है। अगला है अवलोकन करने में समय अधिक लगता है। अगर कहा जाए तो एक व्यक्ति को समझने में हमें पूरा 1 साल लग जाता है, यानी समय लगता है। समझने का मतलब है उसकी हर एक्टिविटी को देखना। अभी हमने 5 मिनट में हम कहें कि अवलोकन को ख़त्म कर दें 5 मिनट में करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे किया गया अवलोकन ना तो विश्वसनीय कहलाएगा, ना वैध कहलाएगा, ना ही वस्तुनिष्ठ कहलाएगा, ना ही कोई व्याख्या कर पाएगा, ना ही किसी का निदान हो पाएगा और ना ही किसी का उपचार हो पाएगा। तो इसमें समय बहुत लगता है, उसको टाइम चाहिए उसके साथ रहने के लिए, उसकी एक्टिविटी को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, व्यवहार को समझने के लिए, कारण पता करने के लिए, सबके लिए उसे क्या चाहिए? समय चाहिए। अवलोकन की थकान और मानसिक और शारीरिक स्थिति भी उसके अवलोकन को प्रभावित करती हैं। यानी कि देखिए अवलोकनकर्ता की थकान, मानसिक और शारीरिक स्थिति। एक टीचर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन है उसके पास, पूरे 8 पीरियड में पढ़ाता रहता है, तो उसके द्वारा जो अवलोकन किया जाएगा उसमें डिफरेंट आएगा। आप सोचते हैं कि वह ऐसा ही व्यवहार करे जैसा और टीचर करते हैं, तो वह नहीं कर पाता क्योंकि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। तो इस प्रकार अनुसंधानकर्ता के दृष्टिकोण का अवलोकन पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। ये मैंने आपको लिमिटेशंस बताई थी कि कोई भी 2 विवरण समान नहीं होते हैं, उसमें असमानताएं आ जाती हैं, इसमें समय बहुत अधिक लगता है। तीसरी बात है प्रत्येक छात्रों के बनावटी व्यवहार को अवलोकनकर्ता देख पाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन में वह परोक्ष व्यवहार को नहीं देख पाता है और शारीरिक मानसिक स्थिति भी अवलोकनकर्ता की अवलोकन को प्रभावित करती है। ये था आज का बिंदु। धन्यवाद।